हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 31 आर डी शर्मा 2022 एडिशन। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। देखो, मिडल टर्म फाइंड आउट करने का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एपी लिखी हुई है, कुछ बीच में टर्म्स लिखी हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये टर्म्स लिखी हुई होती है ना, तो ये मिडल टर्म मतलब मीडियन से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी। तो देखो, इसमें अगर 5 टर्म्स हैं तो इसमें 3 बीच में दिख रहा है तुम्हारे को सबको कि 2 टर्म लेफ्ट में 2 टर्म राइट में, तो 3 मिडल में हो गया। और अगर ऐसा हो रहा हो 2 3 8 9 15 17, तो इसमें मिडल टर्म कहाँ है ही नहीं ना। तो ये दोनों मिडल टर्म्स है। ध्यान से सुनना, अगर n की वैल्यू ओड है तब तो एक मिडल टर्म है, बट अगर n की वैल्यू इवन है तब दो मिडल टर्म्स होती हैं। अब इनका सम करके डिवाइड बाय 2 करने से मीडियन आता है, बट यहाँ पे एपी की टर्म तो आएगी नहीं, वो तो हम ये कैलकुलेट नहीं करते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे करना है, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। बट तुम्हें पहले माइंडली क्लियर रहना चाहिए कि एन की वैल्यू क्या होती है और नंबर ऑफ टर्म्स में से कैसे डिपेंड करता है, कैसे फॉर्मूला लग जाता है। तो ये कई बार बच्चों को डाउट रह जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है। ठीक है, एन की वैल्यू ध्यान रखेंगे। अगर ओड है तब तो n+1/2 करके निकाल लेंगे, और इवन है तब दो नंबर्स निकलेंगे, एक तो n/2 करके और एक n/2 + 1, मतलब 1। तो नेक्स्ट टर्म, चलो क्वेश्चन करता हूँ तो वो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ तक की बात करने के बाद मैं पहुँचा क्वेश्चन पे। तो मेरे पास एपी क्या है? एपी है 213, 205, 197 एंड 37। देखो बच्चा, पहली बात तो ना, जो एपी होती है वो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, तो इसको अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती अपने को। तो नाउ ए कितना है? 213 दे रखा है। डी तुम पता कर सकते हो, 205 - 213, और ये डिक्रीजिंग एपी है, -8 हो गया। और ए एन एन एच टर्म आपको गिवन है 37। नाउ अब सुनो, तुम्हारे को एन पता करना पड़ेगा, एन है ही नहीं तुम्हारे पास। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज a+n-1 इंटू डी। तो यू विल राइट 37 इज इक्वल्स टू 213 प्लस n-1 इंटू -8। ध्यान से, तो 37 - 213 हो जाएगा, और इधर हम n-1 इंटू -8 ही रखेंगे। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो क्या करने वाले हैं अपन। 37 - 230 कर लेते हैं, 37 - 213, तो आंसर आया -176। और डिवाइड में किसका होगा? -8, किसके इक्वल हो जाएगा? n-1 के। तो 178 में अगर मैं 8 का डिवाइड करता हूँ 22 आ रहा है, मतलब n-1 की वैल्यू क्या आ रही है? 22। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 23। तो 1 हो जाएगा ना प्लस उधर जाके। सिंस नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन एपी इज ओड, देयरफॉर मिडल टर्म कौन सी होगी? देयरफॉर मिडल टर्म इक्वल्स टू n+1/2 अर्थ टर्म, ये होगी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? पहले n+1 टर्म निकालो। तो टर्म नंबर ऑफ मिडल टर्म निकालते हैं और फिर उस मिडल टर्म की वैल्यू निकालेंगे, कौन सी टर्म होगी। तो 23 + 1/2 दैट इज 24/2, इट इज 12। तो ट्वेल्थ टर्म इज द मिडल टर्म ऑफ दिस एपी। मतलब इस एपी में 23 टर्म्स है, तो ट्वेल्थ टर्म क्या है? मिडल टर्म है। 12 से इधर भी है, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। कितनी है? 11 और बीच वाली 23rd टर्म है। नाउ A12 निकालना आता है अपने को? हाँ सर, A+11D करने से आ जाएगा। ए कितना है? 213 है ना। तो A इज 213। लिखो 213 + 11 इंटू -8, तो हो जाएगा 213 - 88। ठीक है भाई, तो 213 - 88 करने पे आंसर आ गया 125। तो ट्वेल्थ टर्म मिडल टर्म थी, और उस ट्वेल्थ टर्म की वैल्यू क्या है? 125। तो दिस इज द मिडल टर्म ऑफ द एपी। अब सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द सम ऑफ टू मिडल टर्म्स ऑफ द एपी। अब तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि मिडल टर्म निकालने का एक शॉर्टकट भी होता है। किसी भी एपी में मिडल टर्म निकालना होता है ना,
मिडल टर्म निकालने का एक शॉर्टकट है, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब मिडल टर्म्स का सम निकालना है, तो हम इस शॉर्टकट की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये आपको पेज नंबर ट्वाइस द मिडल टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है ना। अब ये नहीं करने वाले अपन, ये काम नहीं करेंगे, हम पूरा प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ये आपको आर डी शर्मा के, मैं जो न्यू आर डी शर्मा है उसके पेज नंबर 234 पे एक एग्जाम्पल नंबर 19 है, वहाँ पे जाके तुम इसको देख सकते हो, ठीक है ना। अब सुनो, फाइंड द सम ऑफ टू मिडल टर्म्स। अब टू मिडल टर्म्स कब आ सकती है, कोई बच्चा मेरे को ये बताए। तो बच्चे ने बता दिया होगा, नहीं बताया तो मैं अब बता देता हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। मिडल टर्म दो तभी आती है जब नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन इन द एपी। तो पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ले, तो आपके पास जो एपी इसमें ए कितना है, -4/3। डी कैसे निकालेंगे, -1 -4/3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया -1 + 4/3। तो एलसीएम लिया तो आया 3, तो ये हो गया -3 + 4, तो आंसर आ गया बच्चा 1/3। अब लास्ट टर्म दे रखी है तुम्हारे को 4 होल 1/3, दैट इज 13/3। आपके पास nth टर्म भी है, डी भी आ गया, ए भी आ गया। क्या निकाल सकते हैं, एन। एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन का ही, दैट इज ए + n-1 इंटू डी। तो ए एन की जगह रख दो 13/3 इक्वल्स टू -4/3 प्लस n-1 इंटू 1/3। पहले 4/3 इधर ले आओ, 13/3 प्लस 4/3 हो जाएगा, n-1 इंटू 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा भाई, 3 आएगा, 13 + 4 हो जाएगा इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/3। तुम्हें लग रहा है 3 से 3 काट देते, तो n-1 की वैल्यू 17 आ गई, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 18। मतलब इस एपी में 18 टर्म्स हैं। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो दो टर्म बीच में आ जाती है जिनके एलएचएस और आरएचएस में, तो दो टर्म हटा लो, 16 मतलब 8 इधर 8 इधर, तो बीच में दो टर्म आ गई। नाउ अब मिडल टर्म्स कितनी होंगी, टू मिडल टर्म्स, तो पहली कौन सी होगी, फर्स्ट मिडल टर्म। फर्स्ट मिडल टर्म इज कौन सी हो जाएगी, मैं बताता हूँ, रुको 1 मिनट। तो अब कैसे निकालें भाई, देखो सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, n/2th टर्म निकाल लो सर। तो मैंने कहा इससे तो आई भाई, n/2th निकालने से 18/2 टर्म, और दैट इज 9th टर्म हो गई। और सेकंड कौन सी होगी, इससे जस्ट आगे वाले, सेकंड मिडल टर्म कौन सी हो जाएगी, इससे जस्ट आगे वाले। उसको बेसिकली लिखते कैसे मैं बता देता हूँ, n/2th प्लस 1th टर्म, भाई ये तो 9th हो गई, 9 + 1 10th टर्म। अब ये दो टर्म्स हो गई मिडल टर्म। अब इन दोनों का सम कर लो, तो पहले 9th टर्म निकाल लेते हैं ना, a9 क्या होगा, a + 8d हो जाएगा। समझ में आ रहा है, a कितना है, -4/3 प्लस 8d कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/3। तो एलसीएम लोगे तो -4/3 प्लस 8/3। अब क्या करना है ना, अब एलसीएम लेके सम कर लो भाई, क्या और क्या करना है, -4 + 4/3 दैट इज, सॉरी +8 दैट इज +4/3। और 10th टर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे, a + 9d कर देंगे अपन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू है -4/3, और यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 1/3। तो ये कट जाएगा ना इससे, 9 तो कट ही जाएगा 3 से, तो हो जाएगा -4/3। इसको एक बार 9/3 रख लेते हैं, तो ऐसे ले लो 3 आएगा, -4 + 9 इट इज़ 5/3। ये दो टर्म्स हो गई तुम्हारे पास। तो अब तुम्हें सम निकालना है, सम ऑफ मिडल टर्म्स, तो a9 + a10 कर ले, खत्म क्वेश्चन। a9 करोगे तो क्या लिखोगे, 4/3 प्लस 5/3। एलसीएम फिर से ले लो, तो ये हो जाएगा बच्चा 4 + 5 दैट इज 9/3, और 9/3 को तो अपन 3 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द सम ऑफ, सम SOME SUM सम ऑफ टू मिडल टर्म्स। क्या बात समझ में आई, पहले अपने को मिडल टर्म ढूंढनी पड़ती है, उन दोनों मिडल टर्म्स का सम करना होता है, मिडल टर्म्स कैलकुलेट करनी होती है, फिर उनका सम करना होता है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 33। इफ द m + 1th टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी की ये वाली जो टर्म है वो ट्वाइस है इस टर्म के, तो दो टर्म्स है तुम्हारे पास, n की जगह वैल्यू पुट करनी है, बस एक बार m + 1 पुट करनी है, एक बार n + 1 करनी है। तो आपने लेट किया, लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एपी की फर्स्ट टर्म तो दे ही नहीं रखी ना अपने को, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए, एंड कॉमन डिफरेंस क्या ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं सी।
ठीक है, ये तो लेना ही पड़ेगा ना। तो उसी एपी की अगर nth टर्म क्या निकल के आती है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। बट हमारे को कौन सी कैलकुलेट करनी है, m प्लस वनथ टर्म, तो a m प्लस वन करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, a प्लस एम प्लस वन माइनस वन इंटू डी, तो आप इसको लिखोगे a प्लस एम डी। ये तो वन से वन तो कट गया। ये तो हो गई आपकी ए एम प्लस वन। अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है, ए एन प्लस वन भी करनी पड़ेगी। तो ए एन प्लस वन क्या हो जाएगी, ए प्लस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी, इसका नाम हो जाएगा ए प्लस एन डी। अब क्वेश्चन ने तुम्हारे को क्या कहा है कि एम प्लस वन टर्म इज ट्वाइस द ए एन प्लस वन टर्म, ये बोला। का वैल्यू पुट कर दो, इसकी जगह तो लिख दो ए प्लस एम डी, और इसकी जगह लिख दो टू ब्रैकेट ए प्लस एम डी। लिखोगे, ब्रैकेट सोल्व करो, ए प्लस एम डी इक्वल्स टू टू ए प्लस टू एन डी, ये लिखोगे। अब ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, तो इस एन डी को इधर लाओ, तो ऐसे हो जाएगा क्या, एम डी माइनस टू एन डी इज टू ए माइनस ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, एम डी माइनस टू एन डी, और ऑब्वियसली तुम डी कॉमन ले सकते हो बच्चा, तो एम माइनस टू एन इंटू डी भी हो सकता है। तो ये आपने ए तो पता कर लिया, और डी तो डी है, दिख रहा है। अब हमें क्या कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि थ्री एम प्लस वन टर्म इज ट्वाइस द एम प्लस एन प्लस वन टर्म। अब देखो दो तरीके हैं, आप पहले तो ये टर्म पता करो, ठीक है, फिर आप ये वाली टर्म पता करो। फिर क्या कह रहा है कि इसका डबल करने से ये टर्म आ जाएगी। ये कहना चाह रहा है ना कि ये जो टर्म है ये इस टर्म की डबल है। तो पहले ये टर्म पता कर लेते हैं दिखती कैसी है, फिर ये टर्म पता करते हैं और इसको कर देंगे टू से मल्टीप्लाई, को जैसी ये दिखती है वैसी दिखा दो इसको, खत्म। समझ में आ गई बात। अगर इससे काम नहीं चलेगा तो फिर दूसरा तरीका ढूंढेंगे। अभी तक तो यही बात समझ में आ रही होगी। तो चलो मैं ये टर्म पता करके दिखाता हूँ तुम्हारे को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, इसको बेसिकली लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन की जगह थ्री एम प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ये तो लिखोगे। वन से वन कट जाएगा तो ये कैसा दिखेगा, ए प्लस थ्री एम डी। ओके, ये कैसा दिखेगा, ए प्लस एम प्लस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी। तो वन से वन कटेगा तो ये हो जाएगा ए प्लस एम प्लस एन इंटू डी। अब मुझे इसके अंदर कुछ ऐसा करना है, या इसका डबल करना है। इसका डबल करना है तो टू टाइम ऑफ ए प्लस एम प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा, बताओ भाई, टू ए प्लस टू ब्रैकेट एम प्लस एन इंटू डी हो जाएगा। अब मुझे ऐसा दिखाना है, ऐसा दिखाने के लिए मैं किसकी हेल्प लूँगा, बताओ भाई, किसकी हेल्प लूँ। ए की हेल्प ले लूँ, ए की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ताकि उससे भाई ये रिलेशन दिया है तो कुछ तो रिलेशन दिया होगा ना। तो पहले तो मैं इसमें पुट करता हूँ ए की वैल्यू, तो बड़े ध्यान से देखना, टू ब्रैकेट एम माइनस टू एन डी इज टू एम डी प्लस टू एन डी। ये तो मैंने सोल्व कर दिया इस ब्रैकेट को, इसको सोल्व करो, टू एम डी माइनस टू एन डी प्लस टू एम डी प्लस टू एन डी। तुम्हें लग रहा है कुछ कट रहा है, एन डी कट गए, तो कितने, फोर एम डी बच गए, मतलब ये फोर एम डी है। तो इसको भी सोल्व करो, दिखाओ क्या दिखाना है, इसको फोर एम डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फोर एम डी। तो आप इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, देखो ए की जगह लिखोगे एम माइनस टू एन डी, लिखोगे प्लस ए प्लस, सॉरी ए तो लिख ही दिया, प्लस थ्री थ्री एम डी प्लस थ्री एम डी, ये लिखोगे। क्या कर दिया मैंने यहाँ डी की जगह कुछ और रखना पड़ेगा, ये लो। क्या बात क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक। यार कुछ तो गड़बड़ कर दिया अपन ने। एक बार मैं इसको चेक करता हूँ, टू ब्रैकेट एम टू एम डी, टू टू जा, ओ हो, यहाँ गलती हो गई, रुको रुको रुको, यहाँ गलती हो गई। ये कटेगा तो सही, बट ऐसे नहीं कटेगा, रुको यहाँ पे देखो दोबारा, वो सोल्व हो गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आएगा बच्चा फोर एन डी आएगा, और यहाँ पे आएगा टू एन डी। अब देखो टू एम डी और टू एम डी तो हो गए बच्चा फोर एम डी, दिख रहे हैं सब सब, और फोर एन डी माइनस के, और ये टू है तो माइनस के टू एन डी हो गए। ये क्या आ गया, टू टाइम ऑफ ए, और टर्म टू टाइम ऑफ ए एम प्लस एन प्लस वन एच टर्म। अब इसको सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा एम डी माइनस टू एन डी प्लस थ्री एम डी, और ये एम डी और ये थ्री एम डी कितने हो गए, फोर एम डी माइनस टू एन डी।
तुम्हें लग रहा है कि ये जो टर्म्स थी ये कौन सी टर्म है अपनी, ए एम 3m प्लस 1th टर्म है, दिख रही है। और ये क्या है, ये है 2 टाइम ऑफ ए एम प्लस एन प्लस 1th टर्म। तो ये तो हमें प्रूव करना था कि 3a जो एक टर्म है 3m प्लस 1th पोजिशन पे, वो डबल है इस पोजीशन पे जो टर्म है उसका। तो वो तो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों इक्वल आ गए, मतलब सही बात है, डबल के इक्वल। थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, सोचना है और कुछ नहीं करना है। तो इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये कैसे होगा, इसमें क्या करना होता है। कुछ नहीं करना होता, जो बोलता है उसको कर लो, जो एक वैल्यू आ जाए उसको पुट कर दो, ठीक है। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरी तरह गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। इफ एन AP consists of n terms with first term a and nth term l, so that the sum of the mth term from the beginning and the mth term from the end is a plus l। समझ में आया होगा। सुनो, आपके पास एक एपी है, ठीक है। इस एपी में एन टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स है इस एपी में, एन टर्म्स। जिस एपी को फर्स्ट टर्म क्या है उस एपी की, फर्स्ट टर्म है उस एपी की ए, एंड nth टर्म क्या है, लास्ट टर्म बोल दिया उसको एल। क्लियर है। अब आप इसको एपी बनाओगे तो कॉमन डिफरेंस तो डी रहा होगा, है ना। तो लेट कॉमन डिफरेंस डी, लेट कॉमन डिफरेंस इज डी। आप इस एपी कैसे बनाओगे, आप एपी बना लेते हैं इसको ए प्लस डी, ए प्लस 2d से लेके लास्ट में कौन है यहाँ पे, और ये कितनी टर्म्स हैं, एन टर्म्स है। तो क्या मैं इसको nth टर्म बोल सकता हूँ, हाँ ए एन भी बोल सकते हो। अब आपको क्या कर रहा है, शो करो द सम ऑफ mth फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से यहाँ से mth टर्म निकालो, निकाल लेंगे। एंड द mth टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से भी कौन सी टर्म निकालो, mth टर्म निकालो। उन दोनों का सम करोगे तो ये आना चाहिए। मैंने कहा देख भाई, स्टार्टिंग से mth टर्म निकालनी तो फॉर्मूला लगेगा a प्लस एम माइनस 1 × डी, और लास्ट से mth टर्म निकालनी है उसका फॉर्मूला लगेगा a माइनस एम माइनस 1 × डी। क्योंकि डी जो होता है वो साइन चेंज हो जाता है उसका, पीछे से करोगे तो माइनस हो जाएगा, आगे से प्लस है तो बस वही चेंज किया मैंने, यहाँ पे माइनस साइन पुट कर दिया। अब मुझे इन दोनों का सम करना है, ठीक है ना। तो इसको मैं एम बोल देता हूँ, इसको एम डैश बोल देता हूँ, ठीक है ना। या फिर भाई एम ऐसे नहीं बोलते तो इसको ऐसे लिख लो, mth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, mth टर्म फ्रॉम लास्ट या एंड, ऐसे लिख लो। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, एक में प्लस आता है एक में माइनस आता है। तो mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, इक्वल्स टू a प्लस एम माइनस 1 × डी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से देखना बड़े आराम से, mth टर्म फ्रॉम एंड, एंड से भी पता करते हैं तो क्या लिखते हैं, a माइनस एम माइनस 1 × डी, ये लिखते। क्लियर है यहाँ तक। अब वो कह रहा है कि इन दोनों का सम करो, तो सम क्या हो जाएगा, आप लिखोगे a प्लस एम माइनस 1 × डी प्लस a माइनस एम माइनस 1 × डी। ब्रैकेट ओपन कर दो, a प्लस एम डी माइनस डी प्लस a माइनस एम डी प्लस डी, डी तो कट गया और एम डी भी कट गया। ये क्या हो गया, इतना गलत हो गया अपने साथ, कुछ तो गड़बड़ कर दिया ना सर, कुछ तो गड़बड़ है लाला। हाँ लाला, गड़बड़ ये है, देखो ये जो फॉर्मूला लगाया है ना अपन ने यहाँ पे, लास्ट वाले यहाँ पे एल लिखा जाता है, लास्ट वाली टर्म ए कौन है, यहाँ पे एल है। फिर पीछे से कैलकुलेट करोगे तो ए कौन है, एल है। बस ये गलती हो गई, बाकी सही है। यहाँ पे एल लिख दो, क्वेश्चन खत्म। लाला कट तो गया, सही कटा था वो। तो आप यहाँ पे लिखोगे दैट इज ए प्लस, आंसर आ गया। ध्यान रखना भाई, लास्ट टर्म से पीछे से एपी की कोई टर्म निकालनी और आगे से एपी की कोई टर्म निकालनी हो तो क्या करना होता है, बस ये फॉर्मूले याद रख लो दोनों, ये याद हो जाए तो काम अच्छा हो जाए, ठीक है। क्लियर है भाई सबको। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300, कि 10 और 300 के बीच में कितने नंबर है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स ए रिमाइंडर 3, जिसको अगर आप 4 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर छोड़े, 3 रिमाइंडर छोड़े। मान लो आपने 10 तो लिया नहीं, 10 के आगे 11 लिया, इसमें किसका डिवाइड किया, 4 का, 4 × 2 = 8, माइनस किया कितना आया
3 आया। आपने कहा ठीक है, ये नंबर तो इंक्लूड है, ये नंबर तो क्या है, इंक्लूड है। फिर आपने कहा यार 12 में डिवाइड करेंगे तो पूरा जाएगा, समझ रहे हो बात को। और 3 रिमाइंडर कब आएगा, जब नंबर 4 से डिवाइड होने वाले से पहले। 14 में अगर आप 4 का डिवाइड करते हो तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा, सबको पता है। 3 टाइम डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब ऐसे बोल सकते हो आप, सर 4 की टेबल में नंबर आ रहा है 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो आपने कहा इससे जस्ट पहले वाला नंबर आया है, तो इससे भी जस्ट पहले वाला नंबर आएगा 15। चेक करके देखते हैं। मैंने कहा 15 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूँ, 4 3 जा 12, माइनस किया तो 3 आया। आप बात तो सही है। अब 4 5 जा कितना होता है, 20, 4 5 जा 20, तो इस 20 से जस्ट पहले कौन आएगा, 19। चेक करके देखो, 19 में 4 का डिवाइड करके देखो, 4 4 जा 16, माइनस किया तो 3 आया। अरे सर हाँ, मतलब ये नंबर्स के कलेक्शन बन रहा है। अब लास्ट में चेक करना है 300 में किसका डिवाइड करना है मेरे को, 4 का। ठीक है, 7 4 जा 28 होता है, माइनस किया 2 0, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब 75 मल्टीपल है, तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर ढूंढ लो सर। मैंने कहा 299 हो सकता है, तो एक बार इसमें 4 का डिवाइड करके दिखाओ मेरे को। मैंने कहा 7 4 जा 28 होता है, बोले हाँ सर। माइनस किया 19 आया, 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो इसके बीच में लास्ट नंबर कौन सा है, इसके लास्ट में 290। क्या तुम्हारे को ये नंबर समझ में है कि 11 15 19 से लेकर 299 तक ऐसे नंबर हैं, ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिवाइड करने पे 3 नंबर रिमाइंडर देते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो ये मेक एन ए पी, जिसमें ए आपका 11 है, डी आपका 4 है। देख लो 11 से 15, 15 से 19, सब में 4 का डिफरेंस मिलेगा, और लास्ट टर्म 299 है। फिर ऐसे तो कोई भी नंबर पता कर सकते हैं अपन, कर सकते हो किसी भी नंबर का, ऐसे कॉन्सेप्ट से पता कर सकते हो। ठीक है, क्या बात क्लियर है सबको यहाँ तक। अब सुनो, अब जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगी कैसे ढूंढा, उसको एक तरीका और बता देता हूँ ताकि उसको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो आपको कुछ नहीं करना होता, पहले या तो डिवाइड वाला तरीका है, इससे पता चल गया कि ये नंबर डिविजन, ये काम भी करेगा, हर क्वेश्चन में काम करेगा, जो दूसरा बता रहा हूँ वो भी काम करेगा। आपको क्या करना है, पहले जो 4 से डिविजिबल है वो नंबर लिख लो, इनके बीच में 10 से और 300 के बीच में लिख सकते हो, इतना काम हो सकता है। वो लिखने के बाद उनके अंदर रिमाइंडर ढूंढना है ना, तो माइनस कर दो। क्या कर दो, देखो अभी बताता हूँ, एक बार इरेज हो जाता है। अरे हट जा, ये आपको ये पता ही है, 1 मिनट ही हट जाता है बेटा, 1 मिनट और दे दो मेरे को बस, ये हटता नहीं है यार कई बार, क्योंकि पीपीटी बड़ी हो जाती है तो ये इरेज होने में टाइम ले लेता है, कभी कभार ले लेता है। तो कभी कभार इसका आज ही आ गया। हाँ भाई हट गया। अब देखो सुनो, मैंने कहा कि 10 और 300 के बीच में 4 से डिविजिबल नंबर कौन से होंगे, 12, 16, 20, 24 से लेकर लास्ट में आएगा 296। भी 300 डिविजिबल था, तो 300 से 4 कम। अब हमें इनमें वो नंबर ढूंढने हैं जो 4 से डिवाइड होने पे 3 रिमाइंडर देते हैं, तो इनसे जस्ट पहले वाला नंबर, तो इनसे जस्ट पहले वाला नंबर 11, और इससे जस्ट पहले वाला नंबर 15। ये ऐसे नंबर्स हैं जो रिमाइंडर क्या देंगे। अब तुम्हें बस क्या करना होता है मैं बताता हूँ, सुनो। ये ऐसे नहीं करना होता कि पीछे जाना होता है, नहीं। तुम्हें सबसे पहले 4 में 12 में 4 का डिवाइड कर लो। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन चेंज होते ही तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। 4 3 जा 12, 0 आया। मैंने कहा रिमाइंडर मेरे को 3 चाहिए। क्या चाहिए, रिमाइंडर 3 चाहिए। या तो इसमें से 3 माइनस कर दूँ, या फिर इसमें 3 क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ। तो 3 प्लस करने पे तो मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे को पीछे जाना है। तो वह अगर यहाँ पे एक नंबर 1 आ जाता, क्या जाता, 1, 3 रिमाइंडर चाहिए, तो यहाँ पे 1 हो तो भी काम 3 चल जाएगा मेरे का। हाँ बोले हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट लगाना है भाई साहब थोड़ा सा। देखो चीज़ों को समझ के करोगे इजी रहेगा। तो 11 आ गया। अब इस 11 में 4 ऐड करते चलो, या फिर हाँ सॉरी 3 ऐड करते, 4 ही करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 15। फिर या फिर 16 में 12 में 3 ऐड कर लिया तो 15 आ गया। फिर 16 में 3 ऐड किया तो 19 आ गया। फिर 20 में 3 ऐड किया तो 23 आ गया। ऐसे चलते जाते हैं, और लास्ट में इसमें भी 3 ऐड कर दोगे तो 299 आ जाएगा। हमने भी तो यही नंबर निकालना है, देखो क्लियर है सबको। चलो
अब हमारे पास एक एपी बनने जा रही है सर, तो आप पहली लाइन तो लिखेंगे ये 12 16 वाली, दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, नंबर्स बिटवीन 10 and 300 divisible by 4 but leaves the remainder 3 are these numbers. Now these make an AP, AB है, DB है, AN भी है, तो N निकाल लेते हैं। तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो AN की जगह लिख दो 299 इक्वल्स टू 11 प्लस एन माइनस वन इंटू 4। 299 माइनस 11 इज एन माइनस वन इंटू 4। क्या बात क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 288 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू एन माइनस वन। 7 4 जा 28 और 4 2 जा 8, 72 टाइम्स आ रहा है। एक बार चेक कर लूँ क्या, 288 डिवाइड बाय 4, 72 सही है, इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 73। मतलब इसमें कितनी टर्म्स हैं, 73 टर्म्स हैं। तो देर आर 73 नंबर्स। अब आंसर तो शायद मेरे हिसाब से मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो तो अपना पहले से ही नहीं कर रहा, आज क्या नया करेगा। ये आर डी शर्मा से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी सर चेंज करो, बट 46 पे आंसर 73 लिखा हुआ है, 72 तो नहीं लिखा हुआ, 73 आ रहा है यार आंसर। मेरा आंसर 73 आ रहा है, पीछे 72 लिखा हुआ कहीं, क्या गड़बड़ है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। डटो, रुको, सब्र करो, अपना सही है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। For the AP, can we find A30 minus A20 without actual finding A30 and A20? Very important question. Give reason for your answer also. देखो सर, हमारे को A30 कैलकुलेट नहीं करना है, A20 भी कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे सर, A30 माइनस A20 का मतलब क्या होता है। A30 को लिख सकता हूँ A प्लस 29D, ये तो A30 माइनस A प्लस 19D। हाँ या ना बोलो भाई। तो इसको लिखेंगे तो ये आएगा A प्लस, ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये आगे वाला मैं हटा देता हूँ। A प्लस 29D माइनस A माइनस 19D। ए से ए कट गया, 29 माइनस 19 10D, मतलब कॉमन डिफरेंस इंटू 10, खत्म। रीजन क्या है सर, हमने ये कैलकुलेट कर लिया 29 और 30th टर्म और 19th टर्म, और उन दोनों को सेपरेट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ ए एंड डी। तो डी कितना है इस एपी का, डी बताओ, -7 माइनस माइनस 3, तो जाएगा -7 प्लस 3 दैट इज -4। तो आप लिखेंगे तो 10 इंटू -4 इज द A30 माइनस A20 और इट इज -40। इसका मतलब हम सर कुछ भी कर सकते हैं ऐसे, तो मैंने कहा हाँ ऐसे तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है भाई, कर सकते हैं अब सब, बहुत कुछ कर सकते हैं सर। अब तो हमें ना मतलब 5.4 के एंड में कुछ भी करवा लो, आग लगवा देंगे अब तो हम। यही यही आ रही होगी ना अब तो, जब वीडियो देख लिया हो तब तो, ठीक है। तो रीज़न समझ में आया कि सर हमने ना, ये हमारा रीज़न है, ये रहा रीज़न। ये पहले तो लिख देंगे क्या तुम फाइंड आउट कर सकते हो, हाँ जी जरूर करके दे सकते हैं फाइंड आउट, कैसे, ये रहा रीज़न। कि पहले अब 30 टर्म माइनस 20 टर्म इन द फॉर्म ऑफ ए एंड डी की हेल्प से सोल्व कर लेंगे, फिर हम उसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे डी की, टर्म की कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 37। दो एपी है जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। तो मान लेते हैं ये एपी फर्स्ट है, एपी वन लिख दिया मैंने, एपी फर्स्ट बड़ा लिख देता हूँ चलो, दिस इज एपी फर्स्ट एंड दिस इज योर एपी सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड, एपी सेकेंड, ये दो एपीज हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन एपी इज 2 एंड दैट ऑफ अदर टर्म इज 7। मतलब इस एपी की फर्स्ट टर्म 2 है और इस एपी की फर्स्ट टर्म, मैं इसको बी बोल देता हूँ ना, बी इज द फर्स्ट टर्म इज 7। द कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 21st टर्म। मतलब इन दोनों के बीच में A10 और B10 में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर 21st टर्म, वही डिफरेंस उनकी 21st टर्म में भी है। तो बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म में, विच इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर एनी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म। क्या तुम्हें लग रहा है कि आगे तुम फर्दर कभी A31 माइनस B31 करोगे तब भी आएगा? क्या तुम्हें लग रहा है A71 माइनस B71 करोगे तब भी आएगा? क्या तुम्हें लग रहा है A85 माइनस B85 कॉरेस्पॉन्डिंग?
टर्म भी निकालो, क्या हर बार सेम आएगा? मैंने कहा इसका रीजन बताते हैं आपको क्यों आता है ऐसा सेम। द डिफरेंस बिटवीन देयर टेंथ टर्म एंड सब सेम है, क्यों? क्योंकि हमने कहा, देखो यहाँ पे उसने कहा है कि डी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी डी की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस की डी है। तो हमने कहा सुनो भाई, हम इनकी फर्स्ट टर्म्स में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म्स क्या है? तो आपने कहा फर्स्ट टर्म में डिफरेंस है सर 2 - 7 करने पे -5 आता है। तो इसका मतलब सभी टर्म्स में यही आएगा क्या, -5? उनका ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर हम इनकी A10 - B10 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है वो बता दो। तुमने कहा देखो A10 - B10 करने पे ये आएगा A+9D और माइनस ये आएगा B+9D। और अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो A+9D -B -9D से 9D कट जाएगा, दैट इज A - B। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ही आता है। अगर हम A21 - B21 करते हैं तो दैट इज ऑल्सो A+20D। 21 टर्म निकालने के लिए A+n-1D से -B - 20D। तो इसको भी अगर आप सोल्व करने बैठे तो A+20D -B+20D, तो यहाँ पे प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। यहाँ पे -20D। इससे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आ रहा है उन दोनों का, फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कभी भी हम दो कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, द डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म्स। कि आप इन दोनों एपी की कोई भी दो कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ले लो और उनका डिफरेंस जब भी निकालोगे तो डिफरेंस क्या आएगा, फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस है वही आएगा हमेशा। तो इसलिए यस सर, विच इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर, यस। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इज, बिकॉज डिफरेंस इज, difference between them always, difference always be a minus b, difference of their first terms। ठीक है, the difference between any two corresponding term of such APs is the same as the difference between their first terms। तो ये बात समझ में आई सबको? अब ये कब काम करता है, जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तभी ये काम करता है। मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 5.4 में कोई डाउट नहीं रहा होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और तुम्हारे को ये वीडियोस बहुत हेल्प कर रहे होंगे, ये मेरी उम्मीद है। क्या मैं इस उम्मीदों पे खरा उतर पा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो इन लास्ट में आपसे यही कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।